हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं लॉ विथ अभी और मैं हूं अभिषेक कुमार। और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 10 तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो अगर आप फॉलो नहीं किए हैं लॉ विथ अभी को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे adb.kr.abhishek पे। वहाँ पे हम आपको जो भी इश्यूज आएंगे आप हमसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 7 से। तो सेक्शन 7 डिस्कस कर रहा है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। कौन सब होंगे पर्सन जो कॉम्पिटेंट होंगे ट्रांसफर करने के लिए। तो इसका अगर हम वर्डिंग पढ़े सेक्शन 7 का टीपीए बोला एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा? कोई पर्सन जो है मेजर है एंड ऑफ साउंड माइंड। जो भी कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के उनके सारे क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। तो मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए। और जो सेक्शन 7 है कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, तो उसके लिए आपसे सबसे पहले कॉम्पिटेंट वो पर्सन जो कॉम्पिटेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए और प्रॉपर्टी का एब्सोल्युटली जो है उस प्रॉपर्टी का ऑनर होगा। ये बोला इंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी मतलब ऑनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो भी ट्रांसफर करेगा मतलब एब्सोल्युटली जो है इंटाइटल होगा ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, उसको ट्रांसफर करने के लिए वो कर सकता है। कौन? जो पर्सन जो है मेजर है और साउंड माइंड का है और उसका ऑनर है प्रॉपर्टी का। और सेकंड वन है यदि वो ऑनर नहीं है तो कोर्ट उसको अंडर द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट वो इंटाइटल है उस प्रॉपर्टी को ऑथराइज है ट्रांसफर करने के लिए। डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट के थ्रू इंटाइटल है ट्रांसफर के लिए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के थ्रू वो है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के थ्रू है, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी। मतलब सेकंड पहला वाले में तो ऑनर है, इस वाले केस में वो ऑनर नहीं है। ऑनर नहीं है तो ऑनर नहीं है तो कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर कर सकता है जिस जितना चीज के लिए उसको पावर मिला है, या फिर एब्सोल्युटली या कंडीशनली ट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी को सर्कमस्टांसेस को देख के जितना एक्सटेंट के लिए उसको मिला है पावर और जिस हिसाब से उसको मैनर और अलॉट किया है या फिर कोई लॉ के थ्रू उसको प्रिस्क्राइब किया गया है उतना ही वो ट्रांसफर करेगा। ठीक। तो आपका सेक्शन 7 में बस यही बोल रहा है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो है मेजर और साउंड माइंड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होना चाहिए और उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ऑनर होना चाहिए, या फिर ऑनर नहीं है तो डायरेक्शन ऑफ कोर्ट के थ्रू या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के थ्रू या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी है। इन सारे केस में जो है एज पर द लॉ उस एक्सटेंट तक उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर जहां तक उसको पावर मिला है, ठीक, वहां तक वो उसको कॉम्पिटेंट कर सकता, कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफर उसके पास है। सेक्शन 7 में बस हमें इतना ही पढ़ना था। आई होप आपको सेक्शन 7 क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट सेक्शन जो हम देखेंगे सेक्शन 8। सेक्शन 8 में बता रहा ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। चलिए हम देखते हैं सेक्शन 8।
सेक्शन 8 बोल रहा ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 8 का यदि हम पैरा 1 देखेंगे, ये इंटेंशन से बात कर रहा है, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। देखिए पैरा 1 क्या बोल रहा है, अनलेस ए डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड, जब तक कोई दूसरा इंटेंशन इसमें एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा हो, ठीक, और नेसेसरी इंप्लाइड या नेसेसरी इंप्लीकेशन के थ्रू आपको पता चल रहा है, ठीक। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी प्रोसेस फोर्थविथ, तो फोर्थविथ से आप क्या समझते हैं, देखिए फोर्थविथ to the transferee all the interest which the transfer is then capable of passing in the property and in the legal incident thereof। तो बोल रहा है फोर्थविथ मतलब immediately upon transfer। ये फोर्थविथ वर्ड हमेशा पैरा 1 के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक। तो ये बोल रहा है कि अगर ट्रांसफरर जो है, ट्रांसफरर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी में जितने भी राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगे, ठीक, वो ट्रांसफरी के पास जाएगा, अनलेस कोई इंटेंशन, एक्सप्रेस इंटेंशन जो है उसमें पूरा एक्सप्रेस्ड हो या नेसेसरी इंप्लीकेशन के थ्रू हमें पता चल रहा हो, तो जितने भी उसमें होंगे लीगल इंसिडेंट जो भी होंगे, लीगल इंसिडेंट्स क्या होगा, राइट्स एंड लायबिलिटी जो भी होंगे, जो भी प्रॉपर्टी का राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगे, जो भी ट्रांसफरर के पास है, वो सब कुछ जो है ट्रांसफरी के पास ट्रांसफर होगा। ये पैरा 1 था। अब चलिए अब हम पैरा 2 की ओर देखते हैं। पैरा 2 बोल रहा है कि सच इंसिडेंट, जो भी वो लीगल इंसिडेंट का हम बात कर रहे थे, तो पैरा 2 में बोल रहा सच इंसिडेंट इंक्लूड वेयर द प्रॉपर्टी इज लैंड। लीगल इंसिडेंट सारे ट्रांसफर होंगे। अब देखिए लैंड के केस में क्या होता है। लैंड के केस में क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टी अगर लैंड है तो इजमेंट इससे जितना भी होगा, इजमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया है, सेक्शन 6 जब हम कर रहे थे उस वक्त हम इजमेंट के बारे में पढ़े थे। लैंड के साथ जो है इजमेंट्री राइट जो होता है अलोन ट्रांसफर नहीं किया जाता है, डोमिनेंट हेरिटेज के साथ हमारा ट्रांसफर होता है। तो इजमेंट एनेक्स्ड देयर टू, ये इजमेंट हो गया आपका। उसके बाद रेंट्स एंड प्रॉफिट्स, रेंट्स एंड प्रॉफिट जो भी लैंड से एक्रू करेगा, लेकिन आफ्टर द ट्रांसफर, ट्रांसफर के बाद जो भी रेंट्स एंड प्रॉफिट एक्रू करेगा वो प्रॉपर्टी में, तो वो भी होगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं एंड ऑल थिंग्स अटैच टू द अर्थ, एंड ऑल थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, मतलब लैंड से जो भी चीज अटैच्ड होगा वो सारे कुछ, यदि लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं उसके साथ जो भी अटैच्ड है उस लैंड से वो सब कुछ ट्रांसफर होगा। सपोज कीजिए हम एक लैंड, ये है लैंड, इस लैंड को ट्रांसफर कर रहे हैं और इस लैंड पे एक वेल है, ये मान लीजिए ये वेल है, ड्राइंग अच्छी नहीं है लेकिन ये वेल है, और यहाँ पे कुछ ट्री है, मान लीजिए ये मैंगो ट्रीज है, कोई भी ट्रीज है, तो ये यदि हम लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसके साथ ये वेल भी जाएगा और मैंगो ट्रीज भी जो है वो भी ट्रांसफर होंगे। लेकिन सब्जेक्ट टू द पैरा 1 यदि हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट अनलेस ए डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड, लेकिन वो डिपेंड करता पार्टीज का इंटेंशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। यदि कुछ इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं किया है तो लैंड ट्रांसफर हो रहा है तो उसके साथ हमारा जो है वेल और ये मैंगो ट्रीज दोनों साथ ही ट्रांसफर होगा। ये हुआ आपका पैरा 2।
अब चलिए हम पैरा थर्ड पे चलते हैं। पैरा थर्ड बोल रहा है कि प्रॉपर्टी अगर मेशनरी अटैच टू द अर्थ है, मेशनरी अटैच्ड टू द अर्थ, अगर कोई लैंड अर्थ में जो है कोई मशीन मान के चलिए वो अटैच्ड है, तो हो सकता है ऐसे मान के चलिए ये हमारा लैंड है, ये लैंड है, और यहां से कुछ ऐसे प्रॉपर्टी जो है हमारा मशीन का, मान लीजिए ये नट नट है, कुछ ऐसे ही एक्सटर्नल जो मूवेबल पार्ट है वो अटैच्ड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाला पार्ट जाएगा, इसमें इतना मूवेबल पार्ट है वो भी ट्रांसफर होगा। तो इस केस में मूवेबल पार्ट जो भी होगा वो भी ट्रांसफर्ड होंगे। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, यदि हम हाउस को ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें भी इजमेंट आएगा, इजमेंट एनेक्स्ड एंड रेंट, रेंट जो भी एक्रू करेगा, जितना भी रेंट और प्रॉफिट का बात आएगा आफ्टर द ट्रांसफर, जो भी ट्रांसफर के बाद एक्रू करेगा वो सब कुछ जाएगा ट्रांसफरी के पास, रेंट हो गया। एंड उसके बाद देखिए इसमें और क्या बता रहा, लॉक, कीज, बार्स, डोर्स, विंडोज and all other things provided for permanent use। मतलब उस जो भी हाउस ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें इजमेंट, जो भी रास्ता, मान लीजिए हाउस से जाने का लैंड, ये हमारा मेन रोड जाने का रास्ता है हाउस से, तो वो भी ट्रांसफर होगा। उसके बाद इस हाउस से जितना रेंट आएगा आफ्टर द ट्रांसफर वो सब ट्रांसफर ही का होगा। और इस हाउस में मान लीजिए बहुत सारे डोर हैं, तो उसमें जितने भी लॉक्स हैं, कीज हैं, बार्स हैं, इसमें जितने भी डोर्स होंगे, विंडोज होंगे, और कोई ऐसा भी चीज जो परमानेंट यूज के लिए दिया है इस हाउस के लिए, वो सारा कुछ ट्रांसफर होगा ट्रांसफरी को। आई होप आपको ये यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउस के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हाउस हो गया हमारा। अब हम देखते हैं डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम। डेट और एक्शनेबल क्लेम में मान के चलिए ये है, ए डेटर है, ये क्रेडिटर है। सपोज ये 5 लाख रुपया डेट लिया बी से, फर्स्ट केस ले लीजिए, और दूसरे केस में फिर ये जो है बी से लेता है, ये क्रेडिटर है और ये डेटर है। मान लीजिए ये 10 लाख लेता है और सिक्योरिटी में गोल्ड दे रहा है, तो थर्ड केस में मान लीजिए बी क्रेडिटर है, बी जो है सी से ले रहा है 10 लाख का लोन। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि ये जो है दो केस में क्रेडिटर रहा है एक को, अब ये बोल सकता है कि ये जो है 10 लाख सीधा सी को ट्रांसफर कर दे, ये डेट का ट्रांसफर होगा यहाँ, और ये उसके साथ सिक्योरिटी भी ट्रांसफर होगा, अनलेस ये सिक्योरिटी इस पे कहीं और से प्रॉपर्टी से ये लोन किसी और ट्रांसफर किसी और से नहीं लिया हो, तो ये सिक्योरिटी भी सीधा सी को जाएगा। तो यही ये बोल रहा है डेट के केस में, the security thereof except where there are also or further debt or claim not transferred to the but not areas of interest accrued before the transfer। वही areas of interest accrued before the transfer से पहले वाला एरिया को छोड़ के बाकी जितना भी है सब कुछ ट्रांसफर होगा। तो ऐसा ये भी बोल सकता है कि जो तुम्हें ये जो है, ये जो डेट लिया है 10 लाख विद गोल्ड, ये सीधा सी को ट्रांसफर कर दे, ये वाला डेट जो है सीधा डेट नंबर 2 जो है सी को चले जाएगा। आई होप आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
अगर, और तीसरा केस, और जो लास्ट वाला जो पैरा हमारा मनी और अदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कोई ऐसा भी प्रॉपर्टी जिससे हमारा इनकम इल्ड हो रहा है और जनरेट हो रहा है, ठीक, तो उस केस में यदि हम वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो उससे जितना भी उस यदि मनी है तो उस पर जितना इनकम आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा और या फिर कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे इनकम यील्ड हो रहा है तो उससे जितना भी प्रॉपर्टी इनकम हमारा आ रहा है वो सब ट्रांसफर जो है ट्रांसफरी के पास जाएगा। आई होप आपको सेक्शन 8 समझ में आ गया होगा। और एक केस है इसमें राजा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1967 सुप्रीम कोर्ट। ये बोल रहा है कि अगर ट्रांसफरर जो है कोई चीज को ट्रांसफर कर रहा है तो उस लैंड के सरफेस पे जितना चीज है वो लैंड के साथ साथ वो सब कुछ ट्रांसफर कर रहा है, इस केस में बोला गया है। तो आई होप आपको ये लैंड वाला जो केस दिया गया था, प्रॉपर्टी मान के चलिए कोई प्रॉपर्टी लैंड है, उसमें इजमेंट एनेक्स्ड है, रेंट्स एंड प्रॉफिट भी जाएगा, ट्रांसफर जाएगा, और जो लास्ट में दिया है एंड ऑल थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, जो भी चीज इस पे है वो सब कुछ ट्रांसफर होगा, इसी केस क्लॉज में यही बोला। सेक्शन 8 आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम सेक्शन 9 देखते हैं। सेक्शन 9 ओरल ट्रांसफर के बारे में बता रहा, बोला ऐसा ट्रांसफर जहां पे जो बिना राइटिंग के, रिटन इंस्ट्रूमेंट के बिना बनाया जाता वो ओरल के थ्रू भी हो सकता है। A transfer of property may be made without writing in every case in which a writing is not expressly required by law। जहां पे राइटिंग एक्सप्रेसली लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड नहीं है तो वहां पे ओरल ट्रांसफर भी हो सकता है, ये हमारा सेक्शन 9 बोल रहा है। अब हमको समझना है सेक्शन 10। सेक्शन 10 इंपॉर्टेंट सेक्शन है और अब हम उसको अच्छे से डील करेंगे। सेक्शन 10 बता रहा है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन। कंडीशन तो आप समझ रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी किसी चीज पे कंडीशन लगाना, अगर ये करोगे तब ये होगा। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेनिंग क्या समझता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी चीज को ऑब्स्ट्रक्ट करना, वो होता है रिस्ट्रेन करना। और एलियनेशन, एलियनेशन क्या होता है, एलियनेशन मतलब होता है कि ट्रांसफर करना, एलियनेशन। तो अब हम देखते हैं कि कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन में क्या बता रहा है। कोई भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी में कितने सारे इंटरेस्ट होंगे, ये देखिए। इस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट यदि हम देखें, सबसे पहले किसी प्रॉपर्टी का ओनरशिप, ओनरशिप है, सेकंड है इंजॉयमेंट है एंड पोजेशन है, थर्ड है एलियनेशन। प्रॉपर्टी में ये सारे इंटरेस्ट होता है, ओनरशिप का इंटरेस्ट है, इंजॉयमेंट का इंटरेस्ट है, पोजेशन का है, एलियनेशन है। जिसके पास ये राइट है ये वो इंजॉय करेगा ऑनरशिप का, इंजॉयमेंट का। तो कोई थर्ड पार्टी उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, रिस्ट्रेंट नहीं कर सकता है। रिस्ट्रेंट मतलब होता है ऑब्जेक्शन, मतलब ऑब्स्ट्रैक्ट करना, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्शन, ऑब्स्ट्रैक्ट करना। अब हम देखते हैं रिस्ट्रेंट कितने तरह के होते हैं।
सेक्शन 10 यदि हम देखें, ये इसमें रिस्ट्रेंट का बात बोला गया है। रिस्ट्रेंट करता है क्या? एलियनेट करने से, मतलब ट्रांसफर करने से रिस्ट्रेंट कर रहा है। तो हम देखेंगे कि रिस्ट्रेंट कितने तरह के ये हो रहा है। एक होता है पार्शियल रिस्ट्रेंट, पार्शियल रिस्ट्रेंट, और एक होता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट। और सेक्शन 10 ये बोल रहा है कि जहां भी प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट करने से रोका जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगा रहा है, तो वैसे कंडीशन को हम क्या करेंगे? वॉइड करेंगे। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट से आप क्या समझते हैं? एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ऐसा रिस्ट्रेंट जो टोटली क्या कर रहा है? टैक्स अवे कर रहा है और curtails द राइट ऑफ डिस्पोजल, राइट ऑफ डिस्पोजल को कर्टेल कर रहा है। ये पार्शियल रिस्ट्रेंट में पार्शियली रूप से कर्टेल कर रहा है। तो वो, तो सेक्शन ये बोल रहा है कुछ ऐसा रिस्ट्रेंट जो पार्शियली रिस्ट्रेंट कर रहा है वो तो वैलिड होगा, लेकिन पूरी तरह से एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगा रहा है तो वो वॉइड होगा। तो अब ये देखते हैं हम कुछ ऐसा कंडीशन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कंडीशन जो है, कंडीशन भी हमारा दो तरह का होगा, एक प्रेसिडेंट, कंडीशन प्रेसिडेंट, एंड सेकेंड वन इज कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट से आप क्या समझते हैं? प्री मतलब होता है पहले, कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब ये कंडीशन आपको पहले फुलफिल होना चाहिए बिफोर द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, ट्रांसफर करने से पहले ऐसा कंडीशन फुलफिल। और ये कंडीशन सब्सिक्वेंट मतलब ट्रांसफर के बाद ये आपको कंप्लाई करना चाहिए। तो ऐसे कोई कंडीशन, कंडीशन प्रेसिडेंट भी हो सकता है, सब्सिक्वेंट भी हो रहा है, ऐसा कोई कंडीशन जो रिस्ट्रेंट लगा रहा है, ठीक, कैसा रिस्ट्रेंट लगा रहा है? एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगा रहा है। और वैसा वो रिस्ट्रेंट, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट क्या होगा? वॉइड। और ट्रांसफर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हमारा होगा वैलिड, ट्रांसफर होगा वैलिड और कंडीशन होगा वॉइड। सेक्शन 10 बेसिकली यही बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन जो रिस्ट्रेंट कर रहा है और वो रिस्ट्रेंट कैसा हो? एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट हो, तो ऐसा रिस्ट्रेंट वो हो जाएगा, जो भी कंडीशन लगा रहा है वो हो जाएगा वॉइड, कंडीशन वो हो जाएगा वॉइड जो लिमिटेशन लगा रहा है, और ट्रांसफर हमारा होगा वैलिड। और ऐसा ट्रांसफर ही एज्यूम करके चलेगा कि उसके ऊपर कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रेंट प्रॉपर्टी के ऊपर लगा ही नहीं है ट्रांसफर करने से, और ऐसा मान लिया जाएगा वो ट्रांसफरी जो है फ्री टू यूज रहेगा अपना प्रॉपर्टी, जिस तरह से वो इस्तेमाल करना चाहे, एलियनेट करना चाहे, ऑनरशिप एंजॉय करना चाहे, या फिर किसी को भी ट्रांसफर करना चाहे किसी भी तरह से, तो वो उस चीज के लिए वो फ्री है। आइए अब हम थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। सपोज कीजिए ए जो है ट्रांसफर कर रहा है, कोई एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है बी को, और वो ऐसा कोई कंडीशन लगाता है कि आप ये प्रॉपर्टी तो हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन आप ये किसी और को सेल नहीं कीजिएगा। तो इस टाइप का कोई ट्रांसफर कर रहा है जो कंडीशन दे रहा है कि आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कीजिएगा, ये कंडीशन अपने आप में वॉइड है। ये, इसको हम मान के चलेंगे ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगा रहा है ट्रांसफर करने से, ट्रांसफरी का राइट को हैम्पर कर रहा है, इंजॉयमेंट यूज करने से, इंजॉय करना जिस तरह से वो यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा मान लिया जाएगा कि जो भी कंडीशन लगा रहा है ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है प्रॉपर्टी पे, और वो वॉइड है और ट्रांसफर वैलिड होगा। तो आइए हम देखते हैं किस तरह का रिस्ट्रेंट रख सकता है, देखते हैं हम।
ये हो सकता है रिस्ट्रेंट एज फॉर पार्टिकुलर टाइम। ऐसा भी कोई रिस्ट्रेंट लगा सकता है कि हम आपको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, मतलब आपको हम सेलर हैं प्रॉपर्टी का, हम बी को बेच रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो है विद इन कुछ टाइम पीरियड के बाद हम जो है इस प्रॉपर्टी को आपसे रिपर्चेज मतलब फिर से मेरे पास आएगा। इस टाइप का यदि कुछ मतलब टोटली हम एब्सोल्युटली जो है उस पर रिस्ट्रेंट नहीं लगा रहे हैं, पार्शियल रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ना हम खरीदेंगे आफ्टर सम टाइम। तो इस टाइप का यदि कोई रिस्ट्रेंट लग रहा है तो वो हम बोलेंगे वैलिड रिस्ट्रेंट है। आइए अब हम दूसरा रिस्ट्रेंट देखते हैं। रिस्ट्रेंट कंट्रोलिंग द कंसिडरेशन। इस टाइप का भी कोई रिस्ट्रेंट हो जिसे कंसिडरेशन को हम जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सपोज हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं अभी को और ये बोल रहे हैं कि आप जिसे भी बेचिएगा या फिर आप मार्केट रेट से कम वैल्यू में बेचिएगा, या फिर इस टाइप का कोई रिस्ट्रेंट लगाना कि आपका 1/4 ऑफ दिस प्रॉपर्टी जो मुझे जाएगा, या फिर हम बोल दे कि 1/3 प्रॉपर्टी का जो भी आएगा इससे इनकम जनरेट होगा वो चैरिटी में जाएगा। इस टाइप का कोई भी रिस्ट्रेंट लगाना जो कंट्रोल कर रहा है कंसिडरेशन का, वो हम एब्सोल्युटली रिस्ट्रेंट मानेंगे और वो वॉइड होगा। ऐसा कोई कंडीशन है, ऐसा कोई लिमिटेशन है जो एब्सोल्युटली रिस्ट्रेंट कर रहा है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से, तो वो वॉइड हम मानेंगे। इस पे आप एक केस बहुत लैंडमार्क केस है, रोशर वर्सेस रोशर। रोसर वर्सेस रोसर 1884 का एक केस है। इसमें यह बोला गया कि एक फादर जो है, फादर अपना प्रॉपर्टी विल के थ्रू जो है अपने बेटे को दे के जाता है और ये बोल के जाता है कि आगे जो भी प्रॉपर्टी जब भी ये सेल करेगा, चाहे उसका बेटा या उसका कोई लीगल एयर्स, बेटे का लीगल एयर्स जो भी होगा, आगे वो प्रॉपर्टी को 1/3 रेट में जो भी प्रॉपर्टी उस टाइम में जब वो विल बना के गया था उस टाइम जो एसेस किया था प्रॉपर्टी का वैल्यू, उस वैल्यू पे सबसे पहले प्रॉपर्टी बेचने से पहले वो अपने उसके वाइफ मतलब जो टेस्टेटर है जो विल बना के गया, पहले उसके वाइफ को पूछेगा 1/3 वैल्यू में। सपोज कीजिए 15 पाउंड का प्रॉपर्टी है तो वाइफ को वह पहले 5 पाउंड में ऑफर करेगा, और अगर कोई लीज करेगा, अगर आगे चल के लीज भी करेगा, 3 साल से ज्यादा लीज करेगा तो वो प्रॉपर्टी पे जो है पहले वाइफ जो है उस पर ऑक्यूपाई कर लेगी। 3 साल से ज्यादा यदि लीज किया तो वाइफ के पास प्रॉपर्टी इंजॉयमेंट का राइट जाएगा फर्दर लीज के लिए। तो इस टाइप का जो है हम कंट्रोल कर रहे हैं। प्रॉपर्टी तो आप अपने बेटे को दे दी है, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि फर्दर आप यदि बेचोगे तो 1/3 प्राइस पे आप वाइफ को बेचोगे, कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर रहे हो कंसिडरेशन अमाउंट को, या फिर लीज को 3 साल से ज्यादा आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। तो इस टाइप का जो भी कंडीशन होगा वो वॉइड कंडीशन होगा। ये हेल्ड किया गया था रोसर वर्सेस रोसर केस में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड जो है हमारा वो है रिस्ट्रेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफरी। ऐसा रिस्ट्रेंट है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफरी। सपोज कीजिए क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप जो है आप फर्दर यदि ट्रांसफर कीजिएगा प्रॉपर्टी को, आप अपने सोसाइटी में ही ट्रांसफर कीजिएगा, अदर साइड द सोसाइटी आप किसी को ट्रांसफर नहीं कीजिएगा। इस तरह का यदि कोई कंडीशन होता है तो वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट नहीं होता है,
वो सेंटिटी फॉर द सेंटिटी ऑफ द सोसाइटी की हमारे सोसाइटी में और रहना चाहिए प्रॉपर्टी, हमारे सोसाइटी के सेंटिटी के अगेंस्ट ना जाए। उस टाइप का यदि कोई प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर ये रिस्ट्रेंट लगा रहे हैं तो इस टाइप में हम ये बोलेंगे कि ये जो भी आएगा ये वैलिड रिस्ट्रेंट है, ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट नहीं है, पार्शियल रिस्ट्रेंट है लेकिन ये वैलिड है। चलिए अब हम फोर्थ देखते हैं। ये बोला रिस्ट्रेंट with respect to particular use of restraint with respect to particular use of property। सपोज कीजिए इसमें क्या बोला है कि इसमें इस टाइप का यदि आप कुछ ए जो है बी को प्रॉपर्टी सोल्ड कर रहा है, सपोज कीजिए ये लैंड है, ये प्लॉट ऑफ लैंड जो है बी को सेल कर रहा है विथ ए कंडीशन दैट बी विल नॉट लीज दिस प्रॉपर्टी। अगर ऐसा कोई कंडीशन लगा रहा है कि हम प्लॉट ऑफ लैंड बी को बेच रहे हैं और बी इस प्रॉपर्टी को लीज पे नहीं आएगा, तो इस टाइप का कंडीशन जो है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है और ये वॉइड है। या फिर ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी को जो है आप हम लैंड को बेचे, इस प्रॉपर्टी को आप जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। इस टाइप का जो भी कंडीशन होगा वो वॉइड होगा और ऐसा मान लिया जाएगा बी जो है ट्रांसफर, ऐसा कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। बी इज फ्री टू यूज द मैनर इन विच ही वांटेड टू यूज दैट प्रॉपर्टी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। ये रहा हमारा कुछ रिस्ट्रेंट का एग्जांपल, इस तरह के रिस्ट्रेंट हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किन कौन सारे रिस्ट्रेंट जो है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट के कैटेगरी में फॉल कर रहा है और अगर वो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है तो वो ऐसा कंडीशन जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट कर रहा है तो वो वॉइड हो जाएगा और ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा, और पार्शियल रिस्ट्रेंट होगा तो वो वैलिड कंडीशन होगा और ट्रांसफर तो वैलिड होगा नहीं उस केस में। चलिए ये सेक्शन 10 जो है सब्जेक्ट टू टू कंडीशंस है। सेक्शन 10 जो है प्रोवाइड्स कर रहा है दो एक्सेप्शन। सबसे पहला एक्सेप्शन जो है वो लीज के केस में। देखिए इसका जो पहला पैरा का लास्ट लेटर पार्ट है उसमें बोला है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लीज वेयर द कंडीशन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेसर और अदर क्लेमिंग अंडर हिम। ये बेनिफिट ऑफ लेसर के केस में यदि होगा, बेनिफिट ऑफ लेसर और दोज क्लेमिंग अंडर हिम। मतलब लीज, देखिए लीज क्या होता है कि इंजॉयमेंट के राइट को हम ट्रांसफर करते हैं लीज में। लीज में दो पार्टी है, एक है लेसर और दूसरा है लेसी। लेसर क्या कर रहा है कि ट्रांसफर कर रहा है, एक प्लॉट ऑफ लैंड को लीज पे ट्रांसफर कर रहा है। अब ये क्या है, एक ऐसा कंडीशन लगा रहा है कि आप जो है सब लीज नहीं कीजिएगा। ये इस टाइप का कंडीशन जो है बेनिफिट ऑफ लेसर के लिए है या फिर कोई ऐसा क्लेम कर रहा है लेसर पे, दोज क्लेमिंग अंडर हिम, लेसर पे जो भी क्लेम कर रहा है, तो ये इस टाइप का कंडीशन जो है लगा सकता है कि आप फर्दर सबलीज नहीं कीजिएगा। तो इस टाइप का कंडीशन को हम वैलिड कंडीशन बोलेंगे और लीज के कंडीशन में फॉल करेगा। और दूसरा जो हमारा है सेकंड मेरी डोमेन के केस में है।
मेरी डोमेन है और वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट बीइंग ए हिंदू मोहम्मडन और बुद्धिस्ट। तो मेरी डोमेन के केस में नॉट बीइंग ए हिंदू, मैरिड और बुद्धिस्ट, इसमें क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टी है जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है मेरी डोमेन का, उसको हम राइट ट्रांसफर करने का राइट उसको नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा आपको प्राइमा फेसाई यदि देखे तो आपको लग रहा होगा मेरी डोमेन के साथ इनजस्टिस हो रहा है, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे इसके राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो स्पेशली फॉर मैरिड वोमेन को दिया जाता है ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ हर मैरिज। इसके मैरिड के दौरान जो है वो प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और हिंदू, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट मैरिड वोमेन को हम एक्सक्लूड इसीलिए किए हैं क्योंकि इसका पर्सनल लॉ इस राइट अलग से स्पेशल पर्सनल लॉ में इसका राइट को दिया जा रहा है। तो टीपीए में हम जो भी हिंदू, मोहम्मदन और बुद्धिस्ट वोमेन है उसको एक्सक्लूड करके और बाकी सब वोमेन को हम इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। आई होप आपको सेक्शन 10 अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने डिस्कस किया सेक्शन 8, सेक्शन 7, 8, 9 एंड 10, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 11 से। आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।